उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, अपनी सुनने और सूंघने की इंद्रियों को खोला और गेंद की दिशा के अनुसार विभिन्न संवेदी सूचनाओं में अंतर करना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों के बाद आखिरकार उसे कान में बाली पहने युवक और उसके दो साथियों की हल्की फुल्की बातचीत सुनाई दी। साथ ही उनके सामने और बगल में चल रहे LOL गेम की आवाज भी सुनाई दी। उसी समय उसने उन तीनों लोगों की गंध को भी पहचान लिया। लेकिन जल्द ही जगत मेहरा और अधिक शांत नहीं बैठ सका। वो उठा और इंटरनेट कैफे की ओर चल पड़ा। अगर उसे सिर्फ उनकी बातें सुननी होती तो यहां बैठना ही काफी होता, लेकिन जगत मेहरा को और भी व्यापक और विस्तृत जानकारी चाहिए थी। उसे बाली पहने उस युवक की वर्तमान शारीरिक स्थिति का निरीक्षण करना था, इसलिए वो बहुत दूर बैठा था। तो जगत मेहरा उन युवकों के पीछे पीछे इंटरनेट कैफे में दाखिल हुआ। कान में बाली पहने युवक और उसके दो साथियों की स्थिति देखकर उसने सावधानी से उनकी नजरों से बचने की कोशिश की। उसने अपना पहचान पत्र निकाला और काउंटर पर जाकर भुगतान किया। फिर वो उनके पीछे कंप्यूटरों से कुछ पंक्तियों की दूरी पर बैठ गया। कंप्यूटर पर बैठने के बाद जगत मेहरा ने लापरवाही से इंटरनेट खोला और ब्राउज करना शुरू कर दिया, लेकिन वास्तव में उसका ध्यान कान की बाली पहने उस युवक पर था। उसकी धड़कन अभी भी थोड़ी तेज थी और उसकी सांसों की लय भी ठीक नहीं थी। उसके शरीर की गंध से लग रहा था कि उसे काफी पसीना आया था। धमकी के प्रभाव इतने लंबे समय तक क्यों बने रहे? इसके बाद जगत मेहरा ने बाली पहने युवक के दो साथियों पर ध्यान दिया। वे भी घटनास्थल पर मौजूद थे, इसलिए उन पर भी धमकी का असर होना चाहिए था, लेकिन बाली पहने युवक जितना तीव्र नहीं। लेकिन उन दोनों की गंध, दिल की धड़कन और सांस लेने के तरीके से उनमें मूल रूप से कुछ भी असामान्य नहीं था। स्पष्ट है कि यदि वे मुख्य लक्ष्य नहीं थे तो प्रभाव अपेक्षाकृत कम होने चाहिए। गेम खेलते समय उन तीनों के बीच हुई बातचीत से जगत मेहरा को यह भी पता चला कि उन तीनों ने इसी साल हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। आज उन्हें कान में बाली पहने उस युवक के चचेरे भाई ने बुलाया था, जिसने उसका चाकू छीन लिया था और उसके सिर पर थप्पड़ मारा था। वे सिर्फ संख्या पूरी करने के लिए वहां पहुंचे थे। धत तेरे की, मेरे भाई ने पहले कहा था कि वो हर किसी को 200 रुपए देगा, लेकिन जब मैंने अपना चाकू दिखाया तो ये 100 रुपए हो गया। धत तेरे की, अगर मुझे पता होता तो मैं वह चाकू लाता ही नहीं। अभी अभी तो गाड़ी में मेरे भाई ने मुझे कई बार पीटा भी है। बाली पहने युवक द्वारा नियंत्रित नायक की मृत्यु हो गई। पुनर्जीवित होने की प्रतीक्षा करते हुए उसने अपना फोन उठाया और शिकायत करते हुए उसमें स्क्रॉल करने लगा। वो तो बस एक राहगीर था। तुम तो चाकू लेकर आए और यहां तक कि खड़े होने की पहल भी की। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। उसके दाहिनी ओर बैठे साथी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा भाई पैसे काटने का बहाना ढूंढ रहा है। चाकू तो तुम ही लाए थे। हमने कुछ भी गलत नहीं किया, तो उसने 100 रुपए क्यों काटे? बाईं ओर खड़े साथी ने स्क करते हुए कहा, वो गंजा आदमी थोड़ा डरावना लगता है। उसके पेट पर चाकू रखने पर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो सीधे अहन को उठाकर ले गया। क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि अहन का हाथ कांप जाएगा और गलती से उसे चाकू लग जाएगा? धिक्कार है, हमने तब कुछ क्यों नहीं किया? ये थोड़ा शर्मनाक है। दाहिनी ओर बैठा साथी कुछ नाराज लग रहा था। कुछ करें? क्या तुमने उस गंजे आदमी को यह कहते नहीं सुना कि उसका भाई पुलिस अधिकारी है? बाईं ओर खड़े साथी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, इसके अलावा मुझे संदेह है कि अगर हमने मिलकर हमला किया होता तो भी हम उसे हरा नहीं पाते। धिक्कार है, मैं ये बात खुलकर कहने से नहीं डरता। उस समय मेरा दिमाग पूरी तरह से भ्रमित था। हालांकि कान में बाली पहने युवक ने थूका और गाली गलौज की। पुलिस, वो आदमी साफ तौर पर कातिल जैसा दिखता है। मुझे लगता है अगर मैंने उसे तब चाकू मार दिया होता, पता नहीं वो मरता या नहीं, लेकिन मेरी तो पीट पीट कर जान ही ले ली जाती। धिक्कार है,
भाई डोंग ने किस तरह के आदमी को नाराज किया था, उसकी मां ने ठीक से समझाया नहीं। न्योइबो स्टूडियो दोपहर लगभग 3 बजे कान में बाली पहने युवक पर अब कोई असर नहीं दिख रहा था। बेशक जगत मेहरा ये सब केवल उसकी हृदय गति, सांस लेने की गति और शरीर की गंध के आधार पर ही बता सकता था। वो ये सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, इसलिए वो नहीं जानता था कि युवक कैसा महसूस कर रहा था। लेकिन कान में बाली पहने युवक और उसके साथियों के बीच हुई बातचीत से ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसे इस बात का एहसास था कि उसका शरीर असामान्य स्थिति में है। कान में बाली पहने युवक और उसके साथियों ने जगत मेहरा को घेरते समय कुछ भी असामान्य नहीं देखा। उन्हें लगा कि वे बहुत घबराए हुए थे और प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। ज्यादा से ज्यादा उन्हें इतना महसूस हुआ कि वह गंजा आदमी बहुत प्रभावशाली था और कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कान में बाली पहने उस युवक को इस बात का एहसास नहीं था कि अगर उसकी हालत 10 सेकंड और बनी रहती तो उसकी मौत हो जाती। बाली पहने युवक में कोई असामान्य लक्षण दिखाई न देने के बावजूद जगत मेहरा तुरंत नहीं गया। उसने दोपहर 4:40 बजे तक इंतजार किया। जब तीनों युवक इंटरनेट कैफे से निकले, 1 मिनट इंतजार करने के बाद वो उनके पीछे पीछे चला गया। कान में बाली पहने युवक अपने दोनों साथियों के साथ नहीं गया। वे तीनों अलग अलग रास्तों पर चले गए। कान में बाली पहने युवक धीमी गति से चल रहा था। उसने अपना सिर नीचे झुका रखा था और अपने फोन से खेल रहा था। व्हाट्सएप पर भेजे गए उसके वॉइस मैसेज से पता चलता है कि वह किसी लड़की को डेट पर जाने के लिए पूछ रहा था। उसे सिगरेट खरीदने के लिए एक किराना स्टोर में जाते देख काफी पीछे चल रहे जगत मेहरा ने कुछ पल सोचा और फिर तेजी से उसके पीछे भागा। स्टोर में घुसते ही वह ऐसे धीमा हो गया जैसे बस यूं ही गुजर रहा हो। वह सीधे कोने में रखे फ्रीजर के पास गया और पानी की एक बोतल निकाली। वह कैशियर के बगल में खड़ा होकर भुगतान करने का इंतजार करने लगा। जब जगत मेहरा किराना स्टोर में दाखिल हुआ तो कान में बाली पहने उस युवक ने उसे देख लिया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और ऐसा लगा जैसे उसकी सांस अटक गई हो। वो सांस ले या छोड़ नहीं पा रहा था। जिस फोन को उसने अभी स्कैन करके भुगतान किया था वह जमीन पर गिर गया। उसका माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। चेहरा पीला पड़ गया था और उसके घुटने कांप रहे थे। जगत मेहरा ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने भावहीनता से पानी के पैसे दिए और दुकान से निकल गया। शुरू से अंत तक उसकी निगाह उस युवक पर नहीं पड़ी। सुविधा स्टोर में प्रवेश करने से पहले जगत मेहरा ने जानबूझकर अपने शरीर की स्थिति को नियंत्रित किया ताकि उसका शरीर और मन बहुत ही आरामदेह और सहज अवस्था में हो। सुविधा स्टोर में प्रवेश करने के बाद उसने न केवल कान में बाली पहने उस युवक की ओर नहीं देखा, बल्कि उसने जानबूझकर उसकी धड़कन, सांस लेने, सूंघने और अन्य किसी भी प्रकार की संवेदी जानकारी एकत्र करने का भी प्रयास नहीं किया। सुविधा स्टोर से बाहर निकलने और 7-8 मीटर चलने के बाद जगत मेहरा ने अंततः अपना ध्यान वापस उस पर केंद्रित किया। जगत मेहरा को हमेशा से ऐसा लगता था कि जब वे रिहायशी इलाके के प्रवेश द्वार पर होते थे तो कान में बाली पहने उस युवक की प्रतिक्रिया बहुत तीव्र होती थी। यह सामान्य सदमे या डर की सीमा को पार कर चुकी होती थी। वह देखना चाहता था कि जब वह उसे निशाना नहीं बना रहा होगा तब कान में बाली पहने वह युवक उसे देखकर कैसी प्रतिक्रिया देगा। सुविधा स्टोर से निकलने के बाद जगत मेहरा ने कैशियर पर बैठे युवक को कान में बाली पहने युवक से पूछते हुए सुना, सुंदर, आपका फोन गिर गया। क्या आप ठीक हैं? अरे यार, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या तुम बीमार हो? जगत मेहरा ने अपनी इंद्रियों को कान में बाली पहने उस युवक पर केंद्रित किया। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की स्थिति बहुत असामान्य थी। यह कुछ हद तक दिन में पहले आवासीय क्षेत्र के बाहर की स्थिति के समान थी। परिणामों से यह स्पष्ट था कि जब कान में बाली पहने उस युवक ने उसे दोबारा देखा तो उसके शरीर ने तनाव की बहुत गंभीर प्रतिक्रिया दी।
इस तरह का प्रभाव अल्पकालिक नहीं था। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में उसे विशेष सावधानी बरतनी होगी। वो इसे लापरवाही से लोगों पर इस्तेमाल नहीं कर सकता था और न ही आसानी से लोगों पर प्रयोग कर सकता था। दूर से कान में बाली पहने उस युवक को दुकान से बाहर निकलते देख वो डर के मारे इधर-उधर देखने लगा। जगत मेहरा कुछ देर तक उसकी नजर से ओझल रहा। अपने शरीर के जल्दी से संभल जाने का आश्वासन मिलने के बाद वो वहां से हटकर बस स्टॉप की ओर चल पड़ा। जहां तक उस बॉल पेन की बात है जिसे उसने उस युवक के शरीर पर छोड़ा था और जिसके माध्यम से उसने उसके साथ एक संबंध स्थापित किया था, उसे वापस पाने के लिए वो कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं करना चाहता था। आज अनजाने में ही उसने बाली पहने उस युवक पर गहरा प्रभाव डाला। इससे जगत मेहरा का ध्यान विशाल उल्लू का रक्त पीने के बाद हुए बड़े बदलावों की ओर आकर्षित हुआ। यह बदलाव सीधे उल्लू के खून से आना चाहिए था। जहां तक उसकी बात थी, उसे इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं था। पहले भी कई बार खून पीने के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ था। वह सोचता था कि जब वह अपनी मांसपेशियों को कसता, आंखों में आंखें गड़ाता और हमला करने की तैयारी करता, तो बिल्ली, कुत्ते और खरगोश जैसे स्तनधारी अपनी तीव्र इंद्रियों, आंखों या शरीर से निकलने वाले फेरोमोन से ये समझ जाते कि वो बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है। इस प्रकार वे या तो पीछे हट जाते या उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते। दरअसल जब जानवरों ने उसे देखा तभी वह इस अवस्था में उन पर प्रभाव डाल सका। लेकिन उल्लू का खून पीने के बाद उसकी क्षमता में बदलाव आ गया था। ये केवल पहले से अधिक मजबूत नहीं हुई थी। जब वह घोड़े के फार्म पर था तो उसके लक्षित घोड़े के अलावा बाकी घोड़ों ने उसे नहीं देखा। वे बहुत दूर थे, इसलिए उन्हें उसे नोटिस नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब उसने अपने लक्षित घोड़े पर अपना प्रभाव डाला तो पूरे घोड़े फार्म के घोड़े प्रभावित हुए। लेकिन उस समय चाहे वो उसका लक्षित घोड़ा हो या घोड़े के फार्म के अन्य घोड़े, वे ज्यादातर सुस्त और लोगों द्वारा सवारी किए जाने के लिए अनिच्छुक थे। उनकी शारीरिक स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। लेकिन आज मोहल्ले के बाहर कान में बाली पहने उस युवक ने, जिस पर उसकी नजर टिकी हुई थी, अपने शरीर के प्रति इतनी हिंसक प्रतिक्रिया दिखाई कि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता था। साथ ही उनके आसपास के अन्य लोग भी कुछ हद तक प्रभावित हुए और व्यक्तिगत रूप से उन्हें इस बात की स्पष्ट समझ नहीं थी कि वे किस प्रकार प्रभावित हुए थे। ये बात महज डरने और हैरान होने जितनी सरल नहीं थी। जगत मेहरा को संदेह था कि उसने कान में बाली पहने उस युवक समेत उन लोगों के शरीरों को किसी न किसी तरह से सीधे तौर पर प्रभावित किया होगा, जिससे उनके शरीरों ने स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया दी होगी। ये विधि संभवतः उन वस्तुओं के बीच संवेदन के समान हो सकती है जिन्हें उन्होंने हाल ही में अवलोकन के माध्यम से स्थापित किया था। यह सब उनकी आत्मा और चेतना से शुरू हुआ और इसका सीधा असर वास्तविक दुनिया पर पड़ा। अपने कुछ विचारों का परीक्षण करने के लिए अगली सुबह वह शहर के सबसे बड़े फूल और पक्षी बाजार में गया। बाजार शहर के केंद्र से काफी दूर था, लेकिन उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था। मेट्रो से 3 स्टॉप और बस से 2 स्टॉप सफर करने के बाद वह वहां पहुंच गया। वह सीधे उस इलाके में गया जहां सबसे ज्यादा पक्षियों की दुकानें थी। वहां दर्जनों दुकानें आपस में जुड़ी हुई थी, जिनमें तरह तरह के सजावटी पक्षी और उनसे संबंधित उत्पाद बेचे जा रहे थे। जगत मेहरा ने धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों को कस लिया, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और किसी भी समय अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने की तैयारी में जुट गया। लेकिन उसने किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। उसने बस अपना सिर नीचे किया, जमीन की ओर देखा और धीरे धीरे सड़क पर चलने लगा। कुछ मिनट बाद जगत मेहरा ने अपने शरीर को शिथिल किया, फिर अपने आसपास के लोगों, पिंजरों में बंद पक्षियों को महसूस किया और पाया कि कोई भी प्राणी उससे प्रभावित नहीं हुआ था। फिर वो रुका और बगल की एक दुकान के दरवाजे की ओर देखा। एक पिंजरे में
एक पीली कैनरी धीरे धीरे अपनी स्थिति को समायोजित करने लगी। पहले की तरह उसमें जान की बाजी लगाने की इच्छा नहीं जागी। इसके बजाय वो अहंकार और शक्ति से परिपूर्ण होकर सब कुछ को तुच्छ समझते हुए शांत और गरिमामय भाव से जीने लगा। उन्हें विशाल उल्लू की कुछ छवियां भी याद आई, जो हवा में चक्कर लगा रहा था और अपने क्षेत्र की गश्त कर रहा था। चहचहाती हुई कैनरी अचानक चुप हो गई। उसका शरीर भी हिलना बंद हो गया, मानो पल भर में पत्थर बन गया हो। वह पक्षियों के रैक पर अचेत अवस्था में बिना हिले डुले खड़ी रही। इतना ही नहीं, सड़क पर तरह तरह के पक्षियों के चहचहाने की आवाज भी 2 से 3 सेकंड में अचानक बंद हो गई। हालांकि बाहर कारों, लोगों और अन्य आवाजों की आवाज अभी भी आ रही थी, लेकिन उनमें से एक आवाज अचानक कम हो गई। हालांकि अचानक कई आवाजों में से एक आवाज गायब हो गई। इतना ही नहीं, ये एक ऐसी आवाज थी जिससे वे लंबे समय से परिचित थे। सभी ने तुरंत इस असामान्य स्थिति को महसूस किया और आश्चर्य से सिर उठाकर देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। एक क्षण के लिए जगत मेहरा को सचमुच ऐसा लगा जैसे वह एक राजा के रूप में अपनी प्रजा को नीचा दिखा रहा हो। उसे उस समय विशाल उल्लू की भावनाओं का भी हल्का सा आभास हुआ। पहले जब वो इन तस्वीरों को देखता था तो उसे ऐसा लगता था जैसे वो फर्स्ट पर्सन वीआर मूवी देख रहा हो। पिंजरे में बेजान पड़ी कैनरी चिड़िया को देखते हुए जगत मेहरा को पता था कि अगर वह अभी चला गया तो कैनरी कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाएगी। लेकिन वो वहां से नहीं गया। इसके बजाय वह चिड़िया को देखता रहा। फिर उसका शरीर शिथिल हो गया और उसका मन शांत हो गया। कैनरी में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस तरह जगत मेहरा ने कल्पना करना शुरू कर दिया कि वो बीच पैंट पहने समुद्र किनारे एक छोटे से लकड़ी के घर के बाहर डेक कुर्सी पर ऊँघ रहा है। समुद्र की हवा हल्की थी और लहरें टकरा रही थी। ये बहुत आरामदायक था। 10 सेकंड से भी अधिक समय बाद उसके आसपास के पक्षी चहचहाने लगे और उसके सामने बैठी कैनरी पिंजरे में उछलने कूदने लगी, मानो उसका जादू खत्म हो गया हो। वो छोटी छोटी चहचहाहटें निकालने लगी। जगत मेहरा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और चिड़िया की चहचहाहट रिकॉर्ड कर ली। फिर उसने इसे उस नेत्रहीन लड़की को भेजा जिससे वो पिछले महीने मिला था, जिसका उपनाम लिटिल एप्पल था। उसने उससे पूछा कि चिड़िया का क्या मतलब है। पिछले महीने विशाल उल्लू को मारने, उसका खून पीने और कई यादें प्राप्त करने के बाद वो उस क्षेत्र की तलाश में पहाड़ों में चला गया जहां उल्लू रहता था। वापसी के रास्ते में उसने लिफ्ट ली। आपराधिक पुलिस अधिकारी शमशेर अय्यर और एसोसिएट प्रोफेसर यमन अय्यर के अलावा यमन अय्यर की बेटी, नेत्रहीन लड़की लिटिल एप्पल भी वहां थी। लिटिल एप्पल को हर तरह के पक्षियों की आवाजें सुनना बहुत पसंद था और वह कई पक्षियों की आवाजों का अर्थ समझ सकता था। उसे एक बहुत ही प्रतिभाशाली बर्ड विस्परर माना जा सकता है। इस दौरान जगत मेहरा कभी कभी व्हाट्सएप के माध्यम से उसके साथ पक्षियों के बारे में कुछ जानकारी साझा करता था। हालांकि लिटिल एप्पल दृष्टिहीन थी, लेकिन एंड्रॉयड और आईओएस दोनों सिस्टम में अब दृष्टिहीनों की सहायता के लिए वॉइस मोड मौजूद थे। इसलिए उसके पास अपना फोन था, जिससे उसे व्हाट्सएप के माध्यम से वॉइस मैसेज भेजने और प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं हुई। जगत मेहरा की चिड़ियों की चहचहाहट सुनने के बाद लिटिल एप्पल ने तुरंत एक वॉइस मैसेज के साथ जवाब दिया। कैनरी, क्या आप एक और भाग रिकॉर्ड कर सकते हैं? सिर्फ इसी आधार पर फैसला करना मुश्किल है। जैसे ही जगत मेहरा एक और सेगमेंट रिकॉर्ड करने वाला था, चिड़िया की दुकान का मालिक बाहर आया। उसने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इस चिड़िया की हालत बुरी नहीं है ना? इस तरह के पंखों का रंग बहुत सुंदर है। अगर तुम इसे किसी लड़की को दोगे तो उसे ये जरूर पसंद आएगी। जाहिर है, उसने जगत मेहरा के फोन से लड़की की आवाज सुनी और सोचा कि ये ग्राहक उपहार के रूप में एक पक्षी खरीदना चाहता है। चूंकि बॉस बात कर रहा था,
इसलिए जगत मेहरा स्वाभाविक रूप से चिड़िया की चहचहाहट को रिकॉर्ड करना जारी नहीं रख सका। उसने पूछा, ये चिड़िया कितने की है? यहां तक कि पक्षी का पिंजरा भी। मालिक ने पहले तो चिड़िया की सुंदरता की तारीफ की और फिर कहा, अगर मैं इसे 2 महीने और रखता तो मैं 600 रुपए दे सकता था, लेकिन चूंकि आपको इस चिड़िया से लगाव है, इसलिए मैं आपको 500 रुपए दूंगा। मैं आपको पिंजरा और चिड़िया का खाना भी दूंगा। हालांकि जगत मेहरा को इन सजावटी पक्षियों की कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और आने से पहले उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, लेकिन वह जानता था कि कीमत निश्चित रूप से बढ़ा चढ़ाकर बताई गई होगी। मालिक, मुझे वाजिब दाम बताइए, अगर उचित हुआ तो मैं खरीद लूंगा, जगत मेहरा ने कहा। मालिक के चेहरे पर झिझक के भाव थे। एक पल हिचकिचाने के बाद उसने कहा, कैसा रहेगा अगर आप इसे बगल वाले के साथ खरीदे तो 700 रुपए। जगत मेहरा ने सिर हिलाया। मुझे बस यही एक चाहिए। मालिक ने एक पल के लिए दांत पीसे और आह भरी। तो 450 रुपए। आह, आपको नहीं पता कि ये चिड़िया बहुत अच्छा गाती है। आपको न केवल इस कैनरी की शक्ल देखनी है, बल्कि ये भी सुनना है कि ये गा सकती है या नहीं। आमतौर पर अगर आप जो चिड़िया खरीदते हैं वो बहुत छोटी होती है और उसने बड़ी चिड़ियों से नहीं सीखा होता है, तो वह अच्छा नहीं गा सकती या उसकी आवाज अच्छी नहीं होगी। जब वह बोल रहा था, जगत मेहरा उसके चेहरे के भावों में होने वाले बदलावों को देख रहा था। उसने पहले से सीखी हुई FACS चेहरे की क्रिया कोडिंग प्रणाली का उपयोग किया और उसकी धड़कन, सांस और गंध की व्यापक संवेदी जानकारी को मिलाकर बोलते समय उसकी स्थिति का आकलन किया। इस प्रकार उसने कीमत के प्रति उसके वास्तविक रवैये का विश्लेषण किया। ये अभी भी बहुत महंगा है। जगत मेहरा ने सिर हिलाया। बॉस ने भौहें चढ़ा ली। सुंदर, इसके बगल वालों को क्यों नहीं देख लेते? उदाहरण के लिए, यदि आपको ये चाहिए तो एक साधारण पिंजरा लाए जिसकी कीमत 100 रुपए है। और ये वाला 100 रुपए का कैसा रहेगा? जगत मेहरा ने असली कैनरी की ओर इशारा करते हुए पूछा। मालिक की आंखें चौड़ी हो गई और होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, भाई, इस तरह से मोल भाव नहीं किया जाता। पहले दूसरी दुकानों पर जाकर देख लो और फिर पूछो। मालिक के चेहरे के हाव भाव और दिल की धड़कन व सांस में आए सूक्ष्म बदलावों को देखकर जगत मेहरा समझ गया कि वह इस कीमत को स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए उसने आगे कहा, मैंने चिड़िया के लिए 100 रुपए और पिंजरे के लिए 150 रुपए मांगे थे। मालिक की भौहें अभी भी सिकुड़ी हुई थी, लेकिन थोड़ी ढीली पड़ गई। उन्होंने आह भरी। ये तो वाकई नुकसान है। आह, आप थोड़ा और दे सकते हैं। 180 रुपए। इस पक्षी का रूप रंग वाकई अच्छा है, वरना मैं इसे यहां नहीं रखता। जगत मेहरा ने मोल भाव जारी नहीं रखा और सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से भुगतान कर दिया। दरअसल उसने अनुमान लगाया कि 150 रुपए की कीमत बॉस को मुश्किल से ही स्वीकार्य होगी। अगर वह इस कीमत पर अड़ा रहता तो बातचीत होने की काफी संभावना थी। इससे पहले उसने गौर किया था कि फूल और पक्षी बाजार के आसपास की कुछ गलियां वास्तव में थोड़ी सुनसान थी। वहां ज्यादा यातायात नहीं था और कई दुकानों के बाहर बिक्री और छूट के बोर्ड लगे हुए थे। जब तक कीमत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता, वे लेन देन पूरा करने और पूंजी वापस पाने की पूरी कोशिश करते। हालांकि वो लिटिल एप्पल के व्हाट्सएप का जवाब देने का इंतजार कर रहा था। इसके अलावा उसने अभी अभी इस कैनरी की आवाज रिकॉर्ड की थी, इसलिए वो लक्ष्य बदलने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। कुछ दूर तक पिंजरा लेकर दुकान से निकलने के बाद जगत मेहरा ने दुकान के मालिक को वापस दुकान में आते और अपने एक साथी से शिकायत करते हुए सुना। आजकल लोग बहुत कंजूस हो गए हैं। वे बहुत हिसाब किताब करते हैं। उनसे निपटना मुश्किल है। जगत मेहरा ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। अगर यह उसके उत्परिवर्तन से पहले की बात होती तो वह शायद ही कोई सौदा करता।
कोई भी चीज खरीदने से पहले वह निश्चित रूप से पहले कुछ शोध करेगा ताकि उसे खरीदने वाली वस्तु की अनुमानित कीमत पता चल सके और फिर उसके आधार पर एक बजट निर्धारित करेगा। अगर उसे आज जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता तो ज्यादा से ज्यादा वह यही कहता, क्या यह सस्ता हो सकता है? अगर मालिक द्वारा बताई गई कीमत उसके बजट के अंदर होती तो वो उसे खरीद लेता। अगर कीमत उसके बजट से ज्यादा होती तो वह चला जाता और ज्यादा पैसे होने पर वापस आता। या फिर वो मन ही मन सोचता कि क्या उसे अपना बजट बढ़ाना चाहिए। उन्हें लोगों के साथ बातचीत करने की आदत नहीं थी और अतीत में वे इसमें अच्छे नहीं थे, यहां तक कि उस क्षेत्र में भी जिससे वे परिचित थे। ऐसा नहीं था कि अब उसे लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता था। आज बॉस से मोलभाव करने का मुख्य उद्देश्य कीमत कम कराना नहीं था, बल्कि इस स्तर तक उसने जो ज्ञान और क्षमता हासिल की थी उसे लागू करना और परखना था। यह ऐसा था जैसे किसी ने खूब पैसा खर्च करके एक शानदार कार खरीदी हो और जब उसे बेहतर सड़कें मिली तो वह कार की पिछली सीट का अनुभव लेने के लिए एक्सेलरेटर पैडल दबाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने ट्रिपल प्रूफ मोबाइल फोन खरीदा था और जब उसे अखरोट दिखा तो वो उसे तोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया और इसका उपयोग करने की प्रक्रिया में वो ये भी जान सकता था कि किन पहलुओं में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। जगत मेहरा ने पक्षी का पिंजरा उठाया, एक लंबी चीख रिकॉर्ड की और उसे लिटिल एप्पल को भेज दिया। फिर उसने देखा कि चारों के समूह में रश्मि सिंह ने उसे टैग करके पूछा था कि क्या वह दोपहर में उसके साथ तैरने नहीं जाना चाहता। आज रविवार था और वे तीनों फिर से साथ थे। मैं नहीं जा रहा, मुझे दोपहर में कुछ काम है, जगत मेहरा ने जवाब दिया। कविता बंसल ने समूह में कहा, शेफ, क्या हम दोपहर के भोजन के लिए आपसे मिले? बस 2 व्यंजन बना दीजिए। अगर आपको किसी सामग्री की जरूरत हो तो हम ले आएंगे। मैं अभी बाहर हूं। मुझे नहीं लगता कि दोपहर में मेरे पास खाना बनाने का समय होगा। हालांकि अब उसे सामान्य भोजन को कुछ हद तक पेट में रखने का तरीका मिल गया था, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत असुविधाजनक थी। कभी कभार दूसरों के साथ खाना ठीक था, लेकिन हर समय उनके साथ खाना सचमुच कष्टदायक था। वीकेंड है, तुम कहाँ गए थे? कविता बंसल उत्सुकता से बोली। फूलों और पक्षियों का बाजार, जगत मेहरा ने सरल शब्दों में उत्तर दिया। कविता बंसल ने एक डरा हुआ इमोजी भेजा। तुम पक्षी का मांस पकाना सीखने तो नहीं जा रहे हो? वो मूल रूप से ये जोड़ना चाहती थी। मैं पक्षी का मांस नहीं खाती, लेकिन हिचकिचाहट के कारण उसने ऐसा नहीं किया। जगत मेहरा अचंभित रह गया और उसने एक अवाक इमोजी के साथ जवाब दिया। तुम क्या सोच रहे हो? फूल और पक्षी बाजार में सजावटी पक्षी बिकते हैं। तुम सब कुछ खाने के बारे में क्यों सोच रहे हो? लेकिन मन ही मन उसने चुपचाप एक वाक्य जोड़ दिया, और पक्षी का खून इतना स्वादिष्ट नहीं होता। उत्परिवर्तित उल्लुओं को छोड़कर लिटिल एप्पल ने तुरंत जवाब दिया। जगत मेहरा ने चारों के समूह में बातचीत रोक दी और उसके द्वारा भेजे गए वॉइस मैसेज को सुना। यह डर की चीख या दया की भीख मांगने जैसा लगता है। क्या उस पक्षी के अलावा अन्य खूंखार बड़े पक्षी, बिल्लियां, कुत्ते आदि भी हैं? जगत मेहरा ने एक पल सोचा। अगर कोई होता तो वो वही होता। उसने वॉइस मैसेज का इस्तेमाल करते हुए कहा, मैंने इसे अभी खरीदा है। शायद थोड़ा असहज महसूस हो रहा है क्योंकि इसने एक परिचित जगह को पीछे छोड़ दिया है। क्या मैं भविष्य में आपको इसकी और भी आवाजें भेज सकता हूं? क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं कि ये क्या व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं इसका विश्वास जीत सकूं और इसके साथ अच्छे संबंध बना सकूं? हालांकि जगत मेहरा में पक्षियों की आवाजों को समझने की एक निश्चित क्षमता थी, लेकिन यह बहुत ही अपरिष्कृत थी और इसे आसपास के वातावरण के आधार पर अनुमान लगाकर ही समझा जा सकता था। लिटिल एप्पल की क्षमता कहीं अधिक प्रबल थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह पक्षियों की आवाज की आवृत्ति और स्वर से उनके अर्थ को पहचान सकती थी। जगत मेहरा इस क्षमता को सीखना चाहता था। ठीक है, लिटिल एप्पल का इसे अपने तक सीमित रखने का कोई इरादा नहीं था
और उसने खुशी खुशी सहमति दे दी। जगत मेहरा पक्षियों के झुंड को हैरान करने के इरादे से फूल और पक्षी बाजार गया और एक कैनरी पक्षी खरीदा। वो पक्षियों की आवाजों को समझना भी सीखना चाहता था। जाहिर है उसका एक मकसद था। उसे पहले से ही यकीन था कि विशाल उल्लू का खून पीने के बाद ही अन्य प्राणियों की मानसिक और शारीरिक स्थिति को सदमे के समान प्रभावित करने की क्षमता उत्पन्न हुई थी। इसलिए उसने लंबे समय तक पक्षियों का अवलोकन करने का विकल्प चुना। सबसे पहले इसका कारण यह था कि विशाल उल्लू का खून पीने से पहले पक्षियों, मुर्गियों, बत्तखों और अन्य पक्षियों को झटका देने की उसकी क्षमता काम नहीं करती थी। दूसरा, विशाल उल्लू भी एक पक्षी था। अवलोकन के लक्ष्य के रूप में एक पक्षी को चुनने से उसे अधिक प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया मिल सकती थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने उल्लू क्यों नहीं पा लिया, ऐसा इसलिए था क्योंकि उल्लू राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय श्रेणी के संरक्षित जानवर थे। कैनरी को घर ले जाने के बाद जगत मेहरा फिर से बाहर निकला और उस खरगोश फार्म की ओर चल पड़ा जहां उसे कल जाना था। 1 घंटे की ड्राइव के बाद जगत मेहरा खरगोश फार्म पर पहुंचा। उसने पहले 4 खरगोश खरीदे और फिर मालिक के साथ फार्म का एक अनौपचारिक दौरा किया। वो वास्तव में एक साथ कुछ और खरीदना चाहता था, लेकिन अब शहर में इस तरह के जीवित मुर्गे और पशुधन खरीदना दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। लेकिन जब वो यहां पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि ये बेल्जियम के खरगोश उन मांस वाले खरगोशों से बड़े थे जिन्हें उसने पहले खरीदा था। अगर वो बहुत सारे खरीद लेता तो उन्हें वापस मोहल्ले में ले जाते समय ये बहुत अजीब लगता। संपत्ति प्रबंधन वाले शायद आकर इसके बारे में पूछताछ करते, जो परेशानी का सबब बन जाता। खरगोश खरीदने के अलावा जगत मेहरा यहां सीखने और अवलोकन करने भी आया था। वह मालिक से साधारण बातचीत करके ये जानना चाहता था कि फार्म में निवेश और उत्पादन कैसा है और क्या कठिनाइयां हैं। वह सोचने लगा कि क्या उसे उस शहर को छोड़ देना चाहिए जहां उसने इतने वर्षों तक इतनी मेहनत की थी। वो अपने गृहनगर लौटना चाहता था या किसी दूर दराज के पहाड़ी गांव में रहना चाहता था। वो एक छोटा सा खेत खोलकर अकेले रहना चाहता था। जब तक इंटरनेट, फोन और कंप्यूटर मौजूद थे, वह दुनिया से कटे नहीं रहते थे। हालांकि वे बहुत शांतिपूर्वक और बिना किसी बाधा के प्रशिक्षण और अनुसंधान कर सकते थे। खरगोश के अलावा जगत मेहरा ने एक मुर्गी और एक बत्तख भी खरीदी। उन्हें बांधने के बाद उसने उन्हें एक बोरी में डाला और अपने हाथ में उठाकर ले गया। एक तरफ तो वो नए व्यंजनों को आजमाना चाहता था, दूसरी तरफ इतने लंबे समय तक खरगोश का खून पीने के बाद वो अपने स्वाद में बदलाव लाना चाहता था। हालांकि अब तक खरगोश के खून का स्वाद और उससे शरीर को मिलने वाली संतुष्टि सबसे प्रबल थी। घर लौटने और अपने द्वारा खरीदे गए पशुओं और मुर्गियों को रसोई में रखने के बाद जगत मेहरा सबसे पहले कैनरी पक्षी को देखने गया। हालांकि जगत मेहरा का इरादा इस पक्षी को खाने के लिए इस्तेमाल करने का नहीं था और न ही वह इसका खून पीना चाहता था, फिर भी वह इसे कुछ प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करता था। वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि यह अंत में जीवित रहेगा, इसलिए उसने इसे पालतू जानवर की तरह नहीं रखा और न ही इसका कोई नाम रखा। कैनरी भावनात्मक रूप से स्थिर प्रतीत हो रही थी। जब उसने जगत मेहरा को आते देखा तो वो पिंजरे में उछल कूद करने लगी और बहुत ही चंचल हो गई। जगत मेहरा ने अपने होंठ सिकोड़े और उसे चिढ़ाने के लिए कुछ पक्षियों की आवाजें निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज चूहे की चींची जैसी निकली। उसे मजबूरी में हार माननी पड़ी। उत्परिवर्तन ने उसे इस मामले में प्रतिभा नहीं दी थी। पिछले और आज के कई प्रयासों से जगत मेहरा ने प्रारंभिक रूप से ये निर्धारित किया था कि उल्लू से प्राप्त उसकी निवारक क्षमता एक समय में केवल एक ही प्रकार के प्राणी पर काम कर सकती है। जहां तक एक ही प्रकार के प्राणी की परिभाषा का सवाल है, वो फिलहाल निश्चित नहीं था। क्या यह एक उपवर्ग हो सकता है या एक क्रम? कम से कम जब घोड़े जगत मेहरा से प्रभावित हुए तो उनके आसपास के लोगों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ।
लेकिन खूल और पक्षी बाजार की सड़क पर एक ही समय में कई अलग अलग प्रकार के पक्षी प्रभावित हुए। इसके अलावा प्रभाव की मात्रा और प्रकार अलग अलग प्रतीत होते थे। घोड़े के फार्म और खूल पक्षी बाजार में प्रभाव अधिक समान था। ये बलवानों द्वारा कमजोरों को डराने जैसा था, जिससे घोड़े और पक्षी भय से कांपने लगते थे, जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करते थे, यहां तक कि भागने या आवाज करने की भी हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन कल समुदाय के प्रवेश द्वार पर जब उसका सामना कान में बाली पहने उस युवक से हुआ, तो स्थिति अलग थी। ये केवल एक निवारक उपाय नहीं था, बल्कि जानवर की शारीरिक क्रिया पर सीधा और तीव्र प्रभाव था। अंतर संभवतः जगत मेहरा की अपनी मनोवैज्ञानिक भावनाओं और उसके द्वारा व्यक्त किए जाने वाले इरादे में था। घुड़दौड़ के मैदान में वह चाहता था कि घोड़े उसके आज्ञाकारी हों और वह उन्हें अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सके। हालांकि विशाल उल्लू का खून पीने का अनुभव होने के कारण उसका मन और शरीर युद्ध के लिए तैयार थे। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी घोड़े इतने भयभीत हो गए कि वे लगभग जमीन में धंस गए। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कोई अनुचित हरकत की तो जगत मेहरा इसे उकसावा समझकर उन पर जानलेवा हमला कर देगा। खूल और पक्षी बाजार में अपने पिछले अनुभव के आधार पर उसने जानबूझकर और सोच समझकर अपनी भावनाओं और शरीर को नियंत्रित किया। उसने उल्लू की घटना को भी याद किया ताकि उसे मदद मिल सके। संदेश ये था कि उसी प्रजाति का एक शक्तिशाली प्राणी इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जताना चाहता है। कौन सहमत होगा और कौन असहमत? इसके बाद जगत मेहरा ने आराम किया, लेकिन पक्षियों ने तुरंत अपनी स्थिति निष्क्रिय नहीं की। जाहिर तौर पर उन्हें लगा कि उनका प्रभाव अभी भी बना हुआ है, इसलिए उन्होंने समुद्र तट पर झपकी लेने की कल्पना की और अपने द्वारा छोड़े गए संकेत को बदल दिया। तभी पक्षियों ने अपनी स्थिति निष्क्रिय की। कल बस्ती के प्रवेश द्वार पर जगत मेहरा का सामना बाली पहने उस युवक से हुआ जिसने अचानक एक तेज धार वाला चाकू निकाला और उसकी कमर पर तान दिया। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो उसे कोई परवाह ही न हो, लेकिन वास्तव में उसके दिल में एक हिंसक भावना उमड़ रही थी। उस समय उसके दिल में कई विचार उमड़ रहे थे, मानो कोई आवाज उसे पुकार रही हो। उसे मार डालो। आप उसे सिर्फ एक मुक्के से मार सकते हैं। अगर वो आप पर चाकू तानने की हिम्मत करे, तो आप आत्मरक्षा में उसे मार सकते हैं। उसे तुम्हें चाकू मारने दो, फिर तुम उसे सबके सामने मार डालो। अगर कोई और आने की हिम्मत करे तो उसे भी मार डालो। उनका खून तुम कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप पहले ही ऑफिसर चमन को रिपोर्ट कर चुके हैं। उसने तो उस युवक के सिर को खून से लथपथ कर देने वाले क्षोभ का दृश्य भी अपने मन में सोच लिया था, लेकिन ये विचार और आवेग अब भी पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थे। उसे पूरा भरोसा था कि वह अपना नियंत्रण नहीं खोएगा, इसलिए वह अपनी इंद्रियों की संवेदनशीलता को बनाए रखते हुए युवक की धड़कन, सांस लेने और अन्य शारीरिक स्थितियों पर ध्यान दे रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि युवक शायद इसे सहन न कर पाए, या उसका दिल काम करना बंद कर दे, या उसका दम घुट जाए, तो उसने अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ दिया। इसका इन जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह निश्चित रूप से उनकी आंखों या शारीरिक हावभाव का असर नहीं था। अन्यथा अगर उन्होंने उसके घोड़े और पक्षी बिल्कुल भी नहीं देखे होते, तो उन पर कोई असर नहीं पड़ता। यह गंध की वजह से भी नहीं होना चाहिए। अगर गंध बदलने से असर होता तो इतनी जल्दी प्रभाव नहीं दिखता। इसलिए जगत मेहरा को लगा कि संभवतः उसकी भावनाओं के प्रभाव से उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हुए हैं। परिणाम स्वरूप उसने एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न की है, जिसका समान शारीरिक संरचना वाले जीवों पर भी समान प्रभाव हो सकता है। दूरी बढ़ने के साथ यह प्रभाव भी कमजोर हो जाता है। इससे पहले जब वह इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की जानकारी खोज रहा था, तो उसने जीव विज्ञान और चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित जानकारी भी खोजी थी। उन आध्यात्मिक लेखों को छोड़कर
जिनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से लोगों को पंथ में शामिल होने के लिए बहकाना और कंगन और रत्न बेचना था। इस क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे संबंधित अध्ययन मौजूद थे। आखिरकार चुंबकीय क्षेत्रों का अस्तित्व, जिन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता था, अक्सर कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक घटनाओं से जुड़ा हो सकता था जिनकी व्याख्या फिलहाल नहीं की जा सकी थी। हालांकि वर्तमान शोध के अनुसार इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि जीवित प्राणियों के बीच चुंबकीय क्षेत्र प्रतिक्रिया करेगा और उन्हें जोड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई जानवर किसी निश्चित क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता घोषित करना चाहता है, तो वह अभी भी ध्वनि, गंध या प्रत्यक्ष दृश्य निवारण पर निर्भर रहेगा। हालांकि कई ऐसे जानवर थे, जैसे पक्षी, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकते थे और दिशाओं का पता लगाने और दिशा निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते थे। इसे साबित करने के लिए पहले से ही बहुत सारे सबूत मौजूद थे। सिद्धांत के बारे में कुछ लोगों का कहना था कि यह आंख में मौजूद क्राय-4 प्रोटीन द्वारा होता है। मानव मस्तिष्क में भी यह कार्य होता है, लेकिन उसे इसके बारे में पता नहीं था। कुछ समय पहले ही कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार का फैराडे केज बनाया था। शोधकर्ता तारों में प्रवाहित धारा का उपयोग करके एक अत्यंत समान और नियंत्रणीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते थे। उन्होंने 34 प्रतिभागियों को एक संशोधित परीक्षण कक्ष में बैठने के लिए कहा और ईजी की मदद से उनकी मस्तिष्क तरंगों की गतिविधि को रिकॉर्ड किया। जब शोधकर्ताओं ने फैराडे केज में चुंबकीय क्षेत्र को बदला, तो प्रतिभागियों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन उनके इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ने एक मजबूत और दोहराने योग्य मस्तिष्क प्रतिक्रिया को जन्म दिया। स्पष्ट रूप से मस्तिष्क ने चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को महसूस कर लिया था। हालांकि यह स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब प्रायोगिक चुंबकीय क्षेत्र भूचुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही हो। भूचुंबकीय क्षेत्र की दिशा में न होने वाले अन्य चुंबकीय क्षेत्र मस्तिष्क में कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि मस्तिष्क इन चुंबकीय क्षेत्रों को छानकर अलग कर देगा। शोधकर्ताओं का मानना था कि यह प्राकृतिक चयन द्वारा निर्मित एक जैविक तंत्र था। चूंकि मानव मस्तिष्क में यह क्षमता थी, इसलिए यह बहुत संभव था कि अन्य जानवरों में भी यह क्षमता हो। आखिरकार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी और उसके जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जीवों के रूप में यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सकते थे। जगत मेहरा ने अनुमान लगाया कि जब वह अपना ध्यान किसी विशेष लक्ष्य पर केंद्रित करता है, तो उसका शरीर एक निश्चित विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है, जिसे लक्ष्य और उसके जैसे अन्य लोग महसूस करते हैं। बेशक ये केवल जगत मेहरा का अनुमान था। फिलहाल इसका कोई सबूत नहीं था। उसने परसों खून पीने के बाद एक सस्ता चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टर खरीदने की योजना बनाई थी, ताकि यह देखा जा सके कि जब वो अन्य जीवों को प्रभावित करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन होगा या नहीं। अगर उसके द्वारा खरीदा गया चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टर पर्याप्त सटीक नहीं होता, तो वो वापस जाकर देखता कि क्या वो कुछ अधिक सटीक उपकरण उधार ले सकता है। जगत मेहरा ने तीनों झटकों की प्रक्रिया को संक्षेप में दर्ज किया। कुछ सामान्य पैटर्न का पता लगाने के बाद उसने नोटबुक बंद की और रसोई में चला गया। उसने आज खरीदा हुआ एक खरगोश उठाया और उसे रसोई के मसाला रखने वाले टेबल पर रख दिया। उसने प्रयोगों के प्रभावों को विस्तार से जानने के लिए एक और प्रयोग करने की योजना बनाई। उसने पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने और तीसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने के लिए एक कैमरा भी लगा दिया। उसने खरगोश का पिंजरा, साथ ही मुर्गी और बत्तख वाले दूसरे पिंजरे को अपने बगल में रखे कैमरे के पास रख दिया। उसने उन्हें कैमरे की रेंज में इसलिए रखा क्योंकि वह उन पर पड़ने वाले प्रभावों को एक साथ रिकॉर्ड करना चाहता था। उनके पिछले अनुभव के अनुसार तीनों खरगोश प्रभावित होंगे, लेकिन मुर्गी और बत्तख प्रभावित नहीं होंगे। तैयार होने के बाद जगत मेहरा ने अपने सामने मौजूद बड़े भूरे खरगोश को देखा
और कल मोहल्ले के प्रवेश द्वार पर कान की बाली पहने लड़के का सामना करने की स्थिति का अनुकरण करना शुरू कर दिया। उसने खरगोश के कान को पकड़े हुए अपने बाएं हाथ को छोड़ दिया, लेकिन खरगोश भागा नहीं। वो बस एक गेंद की तरह सिकुड़ गया, बेजान पड़ा रहा और उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की। जगत मेहरा की मूल योजना खरगोश को भगाने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने की थी। इसमें लगभग 20 से 30 सेकंड का समय लगेगा। हालांकि जब उसने शुरू किया तो वो उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ प्रतीत हुआ। वो तब तक नहीं रुका जब तक कि खरगोश का शरीर अकड़ने और फड़कने नहीं लगा। कुछ समय बाद जब खरगोश बिल्कुल स्थिर हो गया तो जगत मेहरा ने अपने दाहिने हाथ की हथेली को जोर से नीचे पटका। धमाका, एक जोरदार आवाज गूंजी। खरगोश का कोई ठिकाना नहीं बचा था और मसाला रखने की पूरी मेज तहस नहस हो चुकी थी। किनारे पर रखी बोतलें और जार फर्श पर बिखरे पड़े थे। चारों ओर अफरातफरी मची हुई थी। जगत मेहरा की सांस फूल रही थी। वो आंखें फाड़कर सामने घूर रहा था। उसकी दाहिनी हथेली असामान्य रूप से मुड़ी हुई थी। यह स्पष्ट था कि हड्डियां टूटी हुई थी। उसका माथा पसीने से तर था। पसीने की बूंदें उसके माथे से, नाक से और गालों से टपक रही थी। उत्परिवर्तन के बाद पिछले 1 महीने में यह पहली बार था जब उसे इतना पसीना आया था। फर्श पर पड़ा स्टेनलेस स्टील का सूप का कटोरा हिलना बंद होने के बाद रसोई में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। उसे मसाले की मेज के किनारे से खरगोश के खून की बूंदों के टपकने की आवाज और जगत मेहरा की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। मेज के किनारे खरगोशों के पिंजरे में बंद 3 खरगोशों और दूसरे पिंजरे में बंद बत्तख और मुर्गी की बात करें तो वे मानो पत्थर की तरह स्थिर थे। आवाज निकालना तो दूर की बात है, लेकिन जगत मेहरा को उनकी ढोल जैसी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। जगत मेहरा ने अपनी आंखें बंद की, कुछ गहरी सांसें ली और फिर आंखें खोली। उसने झुककर खरगोश का खून पीने की तीव्र इच्छा को दबाया। वह सीधे रसोई से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर लिया। वह पहले कपड़े बदलने के लिए बाथरूम गया और फिर जल्दी से नहा लिया। नहाने के बाद उनकी दाहिनी हथेली अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई थी। शॉर्ट्स और बनियान पहने बाथरूम से बाहर निकलने के बाद जगत मेहरा अपने बेडरूम में लौट आया। उसने अपना लैपटॉप चालू किया और एक फिल्म देखने की कोशिश की, लेकिन उसने पाया कि वो फिल्म नहीं देख पा रहा था। स्पष्ट है कि जब इस प्रयोग का असर अन्य जीवों पर पड़ा तो इसका असर उस पर भी पड़ा। कल जब उसका सामना बाली पहने लड़के से हुआ तो उसे हिंसक आवेग महसूस हुआ, लेकिन उस समय उसे लगा कि वह इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। लेकिन अभी अभी वो लगभग अपना आपा खो बैठा था। क्या अंतर था? जगत मेहरा की पहली प्रतिक्रिया समय को लेकर थी। शाम के 7 बज चुके थे। रात के समय उसके शरीर की क्रियाएं और ठीक होने की क्षमता अधिक मजबूत हो जाती थी। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि उसी समय उसकी शत्रुता भी बढ़ जाती थी। अन्य प्राणियों को प्रभावित करते हुए उसके मन और भावनाओं पर भी असर पड़ता था। जगत मेहरा फिलहाल रसोई की गंदगी साफ नहीं करना चाहता था। उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाने और अपने शरीर को आराम देने की जरूरत थी। उसने अपना फोन उठाया और सुनने के लिए कुछ गाने ढूंढना चाहा, लेकिन उसे कुछ अपठित व्हाट्सएप संदेश मिले। यह लिंक कविता बंसल ने भेजा था। साथ ही एक संदेश भी था, नाना का नया वीडियो, इसे लाइक करना और कॉइन डालना न भूलें। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसने लिंक पर क्लिक किया। यह बिलिबिली पर एक वीडियो था। यह एक कवर वीडियो था, लेकिन इसमें रश्मि सिंह नहीं थी। इसके बजाय यह एनीमे का मिश्रण था। रश्मि सिंह जयनगर में अलविदा नामक गीत गा रही थी। जगत मेहरा ने इसे पहले भी सुना था। मूल गायक योगराज हंस थे। उनके अनुसार योगराज हंस के गाने अच्छे से गाना आसान नहीं था। कई लोग कहते थे कि उनके गाने सिर्फ योगराज हंस ही गा सकते हैं, लेकिन जब रश्मि सिंह ने उन्हें गाया
तो उसका असर आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। उनकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी जो आमतौर पर महिलाओं की आवाजों में नहीं पाई जाती। चाहे वो ऑल्टो हो या ऊंचे सुर, उनकी आवाज बेहद स्थिर थी। ऐसा लगता था मानो वो कोई कहानी सुना रही हों। और गीत और बोल में खो जाना बहुत आसान था। पिछली बार जब उन्होंने रश्मि सिंह के घर पर मकान मालिक का खेल खेला था, तो वह एक बार हार गई थी। जगत मेहरा ने उससे गाने को कहा। उसने सुधीर कुमाई का गीत वसंत कीचड़ गाया। ये गाना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने इसे बहुत अच्छे से गाया। उस समय जगत मेहरा को केवल इतना ही महसूस हुआ कि उसकी आवाज बहुत अच्छी थी और उसका गायन भी अच्छा लग रहा था। बाकी के बारे में, संगीत के अपने ज्ञान के आधार पर वो कुछ नहीं कह सकता था। अब जब उसने ये वीडियो देखा और वाद्य यंत्रों के साथ उसका गाना सुना, तो जगत मेहरा को एहसास हुआ कि उसकी गायन क्षमता उसकी सोच से कहीं बेहतर प्रतीत होती है। यह स्पष्ट रूप से एक वूशिया गीत था, लेकिन जब इसे विभिन्न एनीमे दृश्यों के साथ दिखाया गया तो यह बेमेल नहीं लगा। जब जगत मेहरा स्कूल में था, तब वो अक्सर एनीमे देखता था। हालांकि काम के बाद उसके पास देखने का समय नहीं होता था, इसलिए मिले जुले दृश्यों में से वह केवल वन पीस और नारुतो के कुछ हिस्सों को ही पहचान पाता था। उसने बाकी एनीमे नहीं देखे थे। हालांकि वीडियो को केवल 4 घंटे से थोड़ा अधिक समय के लिए ही जारी किया गया था, लेकिन उस पर पहले से ही 600 से अधिक टिप्पणियां आ चुकी थी। अक्सर एक ही टिप्पणी से आधी स्क्रीन भर जाती थी। जहां पत्ते नाचते हैं, वहां आग जलती है। गलती मेरी नहीं है, गलती इस दुनिया की है। मेरी ड्रिल ऐसी है जो आसमान को चीर सकती है। इस युग को व्हाइट बियर्ड युग कहा जाता है। जहां मेरे राजा की तलवार इंगित करती है, वहीं मेरा दिल बसता है। अप्रत्याशित रूप से जगत मेहरा को भी वीडियो के माहौल में शामिल कर लिया गया। 3 मिनट का छोटा वीडियो रश्मि सिंह के गाने के साथ समाप्त हुआ। जगत मेहरा ने अनिच्छा से उस यूपी आईडी को देखा जिसने वीडियो अपलोड किया था। जी हां, आईडी थी प्रिंसेस कैंडी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रश्मि सिंह सचमुच खुद को राजकुमारी XX नाम देगी। उसका व्हाट्सएप निकनेम इस तरह का नहीं था। हालांकि जगत मेहरा को तुरंत याद आया कि वीबो और कुछ फोरम पर उसकी पिछली आईडी स्वर्ग और पृथ्वी सम्राट थी। यह भी कोई बेहतर स्थिति नहीं लग रही थी। जब वह मिडिल स्कूल में पहली बार ऑनलाइन आया, तो वह टाइबा और कुछ 80 से संबंधित फोमों पर खुद को कोड का भगवान और कोड का राजा कहा करता था। ये ऐसे उपनाम थे जिन्हें देखकर उसे अपना चेहरा छुपाने का मन करता था। जगत मेहरा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि प्रिंसेस कैंडी बीन के वास्तव में 6 लाख से अधिक फॉलोअर्स थे। हालांकि वो अक्सर बिलिबिली पर नहीं जाता था, लेकिन उसे अंदाजा था कि जिनके 5 लाख से अधिक फॉलोअर्स होते हैं, वे सभी यूपी के काफी लोकप्रिय मास्टर्स होते हैं। उन्होंने रश्मि सिंह द्वारा अपलोड किए गए वीडियो देखे। कुल 80 से अधिक वीडियो थे, जिनमें से 90% कवर सॉन्ग थे। इनमें डीप डीप, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और सीजन ऑफ द विंड जैसे पुराने कैंटोनीज गाने थे। कुछ जापानी गाने भी थे जैसे लास्ट स्टारडस्ट, अलीज और अनइंस्टॉल्ड। कुछ चीनी शैली के गाने भी थे जैसे द वर्ल्ड, ए फ्लीटिंग ग्लांस, मून्स एज और रेन फॉल्स इन चांग आन। कुछ गाने ऐसे भी थे जो मूल गीत प्रतीत होते थे। साथ में दिखाए गए अधिकांश दृश्य फिल्मों, नाटकों या एनिमेशन के अंश थे। रश्मि सिंह ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। हालांकि यह कहना पड़ेगा कि उनकी एडिटिंग स्किल्स बुरी नहीं थी। कम से कम उन्होंने तस्वीरों और गीतों के भाव को सही ढंग से मिलाने में अच्छा काम किया। बेशक इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने वीडियो को एडिट करने के लिए किसी और को नियुक्त किया हो। बुलेट स्क्रीन और टिप्पणियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रशंसकों को राजकुमारी कैंडी बीन के बारे में पता ही नहीं था।
सभी का कहना था कि उनकी आवाज से लगता है कि वह एक बहुत ही दबंग बड़ी बहन होंगी। कई लोगों ने तो क्वीन कैंडी बीन, जनरल कैंडी, आयरन ब्लड कैंडी डॉलुओ जैसे पोस्ट भी किए। उन्होंने शायद ये नहीं सोचा होगा कि असली रश्मि सिंह एक लोल स्टाइल की लड़की थी जिसे अपने बालों को 2 चोटियों में बांधना पसंद था और वह चश्मा पहनती थी। हालांकि रश्मि सिंह की खूबसूरती को देखते हुए अगर वह कैमरे के सामने आती है तो उनके प्रशंसकों की संख्या में काफी वृद्धि होने की संभावना है। जगत मेहरा एक के बाद एक गाने सुनता रहा। अनजाने में ही उसने प्रिंसेस कैंडी बीन द्वारा अपलोड किए गए आधे से ज्यादा वीडियो देख लिए थे। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसके इतने सारे प्रशंसक क्यों हैं। उनकी आवाज और गायन शैली वाकई बेहद अनोखी और आसानी से पहचानी जाने वाली थी। वे अलग अलग गानों को अपनी खास शैली में ढाल लेती थी, खासकर जब वे प्राचीन और वुशिया गीत गाती थी तो उनमें एक नायिका की तरह वीरता और आत्मविश्वास झलकता था। इसके अलावा गाने सुनते समय जगत मेहरा की भावना ऑनलाइन प्रशंसकों से अलग थी। किसी अनजान व्यक्ति को ऑनलाइन गाते हुए सुनना और किसी परिचित व्यक्ति को असल जिंदगी में गाते हुए सुनना, दोनों ही बातें अलग अलग थी। वह अनजाने में ही आवाज की तुलना उस व्यक्ति से करने लगता था। यह एक बहुत ही अजीब एहसास था। पहली मुलाकात के बाद ही जगत मेहरा को पता चल गया था कि रश्मि सिंह को एसीजी से बहुत लगाव है। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह बिलिबिली पर यूपी की इतनी बड़ी मास्टर बनेगी। इसके अलावा उसकी गायकी भी बहुत अच्छी थी। कुछ देर तक गाने सुनने और वीडियो देखने के बाद जगत मेहरा को लगा कि उस पर अभी अभी जो प्रभाव पड़ा था वो लगभग समाप्त हो गया है। ऐसा प्रतीत होता था कि दूर से अन्य प्राणियों को प्रभावित करने की क्षमता बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन जब ये अन्य प्राणियों को प्रभावित करती थी तो इसका स्वयं पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। अगर यह वैसा ही होता जैसा कि वह खूल और पक्षी बाजार में था, जहां उसने क्षेत्र में गश्त करने और दुनिया पर राज करने वाले एक विशाल उल्लू की भावनाओं और स्थिति का अनुकरण किया था, तो भले ही इसका उल्टा असर हो, खुद पर इसका प्रभाव सीमित होगा। हालांकि अगर आज रात की तरह उसका व्यवहार हिंसक और क्रूर होता तो दिन में तो सब ठीक रहता, लेकिन रात में इस बात की पूरी संभावना थी कि वह हिंसक प्रतिक्रिया देगा और अपना आपा भी खो देगा। अगर यह बहुत सारे लोगों के सामने होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। भविष्य में ऐसा प्रतीत होता था कि उसे इस तरह की भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। उसे अतिवादी नहीं होना चाहिए, खासकर सूर्यास्त के बाद। उसे अधिक सावधान रहना होगा। जगत मेहरा उठा और रसोई में गया। उसने फर्श पर फैली गंदगी को साफ किया और सावधानीपूर्वक चारों ओर फैले खून को भी साफ किया। खून को देखते ही जगत मेहरा खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपने होंठ चाट लिए। उसे चखने की तीव्र इच्छा हुई। हालांकि शायद कुछ घंटे बीत जाने के कारण खून का उस पर असर कम हो गया था, इसलिए उसे अपनी इस इच्छा को ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरी प्रक्रिया के दौरान पिंजरों में मौजूद तीनों खरगोश, मुर्गी और बत्तख ने एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था मानो उनका कोई अस्तित्व ही न हो। रसोई की सफाई करने के बाद जगत मेहरा ने कैमरा बंद कर दिया और फिर कमरे में वापस जाकर उस वीडियो को देखने लगा जो अभी अभी रिकॉर्ड किया गया था। शुरू में तो वह अपने प्रभाव में रहने वाले खरगोशों, मुर्गियों और बत्तखों की स्थिति का रिकॉर्ड रखना चाहता था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि अब उसे अपनी खुद की स्थिति का भी अवलोकन करना पड़ेगा। वीडियो की शुरुआत में देखें तो पता चलता है कि जगत मेहरा की शुरुआती स्थिति काफी सामान्य थी। उसके चेहरे पर सिर्फ एकाग्रता थी। ज्यादा से ज्यादा उसकी आंखों में थोड़ी सी ठंडक थी। हालांकि जल्द ही उसके चेहरे के भाव अनियंत्रित रूप से विकृत होने लगे। उसकी आंखों में क्रोध, हिंसा और पागलपन भर गया। फिर उसने अचानक अपना दाहिना हाथ उठाया और जोर से नीचे पटका। गति इतनी तेज थी कि वीडियो में भी उसकी हरकतें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। उसे पटकने के बाद
दर्द और शोर के कारण उत्तेजना से वो जल्दी से जाग गया। इस वीडियो के माध्यम से जगत मेहरा भी अपने भीतर से भारी दमन की भावना को महसूस कर सकता था, क्योंकि वो हिंसक अवस्था में आ गया था और अपना नियंत्रण खोने की कगार पर था। ये एक प्रकार की क्रूरता और पागलपन था जो तर्कहीन भूखे जानवर की तरह था। वीडियो में मंच पर अपने पीछे पिंजरों में बंद खरगोशों, मुर्गियों और बत्तखों की भावनाओं को भी वह समझ सकता था। उसने मन ही मन खुद से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अपने होश को उन हिंसक और पागलपन भरे विचारों में डूबने नहीं देना है। उसे उन विचारों को नियंत्रित करना है, न कि उनके द्वारा नियंत्रित होना है। जगत मेहरा ने वीडियो बंद कर दिया। कुछ सोचने के बाद उसने उसे सीधे डिलीट कर दिया। फिर उसने वेब पेज खोला और बिलीबिली पर प्रिंसेस कैंडी बीन गाना सुनना जारी रखा। उन्हें पता चला कि उनके पसंदीदा गाने उनके द्वारा गाए गए स्वॉर्ड इज अ ड्रीम और डेजर्ट सी थे। पहले गाने में उनकी आवाज की विशेषताएं स्पष्ट और जीवंत रूप से उभर कर सामने आती थी, लेकिन दूसरे गाने में इस थोड़े उदास गीत को एक अलग ही तरह के सहज और सरल भाव से प्रस्तुत किया गया था। इसे सुनना बहुत भावुक कर देने वाला अनुभव था। कुछ देर बाद उसे अचानक याद आया कि वह पहली बार रश्मि सिंह से कब मिला था। उसने वन पंच मैन नामक एनिमेशन का जिक्र किया था। बाद में रश्मि सिंह और कविता बंसल ने कुछ समय के लिए जगत मेहरा को सेंसेई द रॉक कहकर पुकारा था, तो उन्होंने ऑनलाइन एनिमेशन का पहला सीजन ढूंढा और उसे देखना शुरू किया। पहले तो वे थोड़ा हैरान रह गए। एनिमेशन की बनावट, एक्शन डिजाइन, लड़ाई के दृश्य, क्या आजकल टेलीविजन एनिमेशन इस स्तर तक पहुंच गया है? इसके अलावा ये 2 या 3 साल पहले की रचना प्रतीत होती है। जगत मेहरा ने वन पंच मैन का पहला सीजन एक ही रात में खत्म कर दिया। धीरे धीरे रोशन होते आसमान को देखते हुए वो थोड़ा भावुक हो गया। काफी समय हो गया था जब उसने कोई एनीमे या टीवी सीरीज लगातार देखी थी। जब से उसने काम करना शुरू किया था, तब से उसमें काम को लेकर एक तीव्र तत्परता का भाव था। वो लगातार खुद को व्यस्त रखने और एक पल भी आराम न करने के लिए प्रेरित करता रहता था। उत्परिवर्तन के बाद भी उसकी यह आदत नहीं बदली। पहले जब वह काम नहीं कर रहा होता था, तो खाली समय में उसे एक अजीब सा अपराध बोध होता था। उसे लगता था कि वह अभी भी अपने मूल लक्ष्य से बहुत दूर है और पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहा है। दरअसल 1 साल पहले ही उन्होंने महसूस कर लिया था कि कंपनी के कामकाज में कुछ गड़बड़ है। विकास की दिशा में बड़ी बड़ी कंपनियों का दखल लग रहा था और कंपनी के लिए अपनी पहचान बनाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मन ही मन उन्हें अब भी उम्मीद थी कि हालात को पलटने का कोई मौका जरूर मिलेगा। वो ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि वर्षों की उसकी सारी मेहनत और परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। वो उस प्रेरणा और आशा को नहीं छोड़ना चाहता था जिसने इतने वर्षों तक उसे सहारा दिया था, जब तक कि वास्तविकता का क्षण वास्तव में सामने नहीं आ गया। इसलिए जब उनके बॉस, जो उनसे केवल 2 साल बड़े थे, ने सबको बताया कि कंपनी खत्म हो गई है, तो उनका मूड एकदम खराब हो गया। लेकिन उन्हें ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। जगत मेहरा ने एक लंबी आह भरी। शायद उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। बहरहाल फिलहाल तो उसकी मौत होने की संभावना नहीं है। उसकी नजरें एक बार फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक गई। उस पर एपिसोड 12 का ऑटोमेटिक रिप्ले चल रहा था। स्क्रीन पर दिख रहे गंजे आदमी को देखकर साफ लग रहा था कि ये बंदा बेहद ताकतवर खिलाड़ी है जो अपने सभी विरोधियों को एक ही मुक्के से हरा सकता है। लेकिन जब वह राक्षसों से नहीं लड़ रहा होता था, तो वो अक्सर अपने कूपन का इस्तेमाल करके अलग अलग सुपरमार्केट से रियायती दरों पर सामान खरीदता था। उन्होंने कहा कि वे हित से प्रेरित नायक थे। उनका हित नायक बनने में था, न कि प्रसिद्धि, लाभ या अपनी ताकत साबित करने में। जगत मेहरा जानता था कि भले ही वह एक तरह से अतिमानव और शक्तिशाली था, उसने कभी सुपर हीरो बनने के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार माहौल अलग था
और वास्तविक समाज में ऐसी बहुत कम परिस्थितियां थी जिनमें लोगों को बचाने के लिए उसे सुपर हीरो बनने की आवश्यकता हो। जब तक ये कोई संयोग ना हो और उसके पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प न हो, तब तक वह परेशानी खड़ी करने की पहल नहीं करेगा। अपराधियों को दंडित करना पुलिस का काम था। हीरो केवल कुछ ही लोगों की मदद कर सकते थे, जबकि ऑर्डर अधिकांश लोगों की रक्षा कर सकता था। इसके अलावा दूसरों की मदद करने की तुलना में वो इस बात को लेकर अधिक चिंतित था कि कहीं वो खुद खतरे में न पड़ जाए। अंततः वो फिर भी एक स्वार्थी व्यक्ति ही था, लेकिन अब उनकी अपनी भी कुछ रुचियां थी, और वे थी मार्गदर्शन, विकास, प्रशिक्षण और उत्परिवर्तन के स्रोत का पता लगाना। ये अस्तित्व बनाए रखने के लिए और रुचि के कारण भी था। रक्तपान काल की शुरुआत में तय की गई मूल योजना के अनुसार आज उनका प्रशिक्षण घर पर होना था। हालांकि जगत मेहरा ने अंतिम क्षण में अपना मन बदल लिया। वह प्रशिक्षण स्थान और कार्यक्रम बदलना चाहते थे। उसने मेट्रो ली और आखिरी स्टॉप तक का टिकट खरीदा। सीट होने के बावजूद वह नहीं बैठा। इसके बजाय उसने खड़े होने के लिए एक कोना ढूंढा और मेट्रो में यात्रियों को देखने लगा। दरअसल मेट्रो ट्रेन उसके अवलोकन कौशल को निखारने के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी। ये एक बंद जगह थी जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। लोगों का निरंतर आवागम होता था और समय अवधि निश्चित थी। बात सिर्फ इतनी थी कि अतीत में सभी प्रकार की संवेदी सूचनाओं को एकत्रित करने और संसाधित करने की उनकी क्षमता उतनी मजबूत नहीं थी। इसलिए उनके लिए कॉफी शॉप जैसी जगहों पर जाना अपेक्षाकृत आसान था। अब संवेदी सूचनाओं को संसाधित करने की उसके मस्तिष्क की गति उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। इस ठहराव के दौरान वो डिब्बे में बैठे प्रत्येक यात्री का सरल अवलोकन और आकलन कर सकता था। ये वही रास्ता था जिसे जगत मेहरा हर रोज इस्तेमाल किया करता था। ट्रेन के डिब्बे में सिर झुकाए अपने फोन में देख रहे लोगों को, दफ्तर के कर्मचारियों को, मिडिल स्कूल के छात्रों को देखकर जगत मेहरा को उनमें अपना अतीत नजर आने लगा। यह भी कुछ ऐसा ही था। अध्ययन और काम के रास्ते पर अपने दिल में निर्धारित लक्ष्य के लिए, पहले से तय किए गए भविष्य के लिए, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए बड़ी कमाई करना, बड़ा घर खरीदना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, अपने माता पिता को सेवानिवृत्ति के लिए एक ही शहर में लाना, अपने परिवार को एक स्थिर और आरामदायक जीवन देना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उद्योग जगत के साथियों को अपनी क्षमताओं से अवगत कराना। ये जगत मेहरा की पिछली आशा और कड़ी मेहनत का परिणाम था। अब सब कुछ बदल गया था। हालांकि उसके पास योजनाएं और व्यवस्थाएं थी, लेकिन यह कल्पना करना कठिन था कि उसका भविष्य कैसा होगा। इससे वो थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन साथ ही थोड़ा उत्साहित भी हो गया। सबवे में कई बार ट्रेन बदलने के बाद जगत मेहरा ने मूल रूप से शाम लगभग 8 बजे तक बैठने की योजना बनाई थी। हालांकि दोपहर लगभग 3 बजे उन्हें अपने पुराने दोस्त प्रदीप भाटी का फोन आया। आप कहाँ हैं? आज रात साथ में खाना खाते हैं, प्रदीप भाटी ने पहल करते हुए कहा। जब जगत मेहरा ने रात के खाने के बारे में सुना तो उसकी पहली प्रतिक्रिया मना करने की थी। हालांकि प्रदीप भाटी के अगले वाक्य ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया और उसने अपना इरादा बदल दिया। जतिन वापस आ गया है। मैं तुम्हें गाड़ी से ले आऊंगा और उसे भी साथ में ले आऊंगा। आज रात हम साथ में खाना खाएंगे। वो कल सोनपुर जाएगा और वहां सिर्फ एक रात रुकेगा। जगत मेहरा उस मेट्रो स्टेशन पर बैठा था जहां उसने और प्रदीप भाटी ने तय किया था। अतिरिक्त किराया चुकाने और स्टेशन से बाहर निकलने के बाद उसने थोड़ी ही दूर पर प्रदीप भाटी की फॉक्सवैगन एस्केलेट देखी। जल्दी से अंदर आ जाओ, आप यहां गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। जगत मेहरा जल्दी से यात्री सीट पर बैठ गया और सीट बेल्ट बांधते हुए पूछा, जतिन कब वापस आया? प्रदीप भाटी की तरह जतिन भी जगत मेहरा का रूममेट था। उस समय छात्रावास में रहने वाले उन चारों के बीच अच्छे संबंध थे।
हालांकि एक अन्य रूममेट की कॉलेज के पहले वर्ष में एक प्रेमिका थी और वे अक्सर साथ में घूमने जाते थे। कॉलेज के दूसरे वर्ष में उसने और उसकी प्रेमिका ने बाहर एक घर किराए पर लिया। इसलिए तुलनात्मक रूप से जगत मेहरा, प्रदीप भाटी और जतिन अक्सर साथ में खेलते थे। जतिन का असली नाम जीतन तोमर था। जतिन उपनाम उसे जगत मेहरा ने दिया था। शुरू में इस उपनाम और उसके नाम का आपस में कोई संबंध नहीं लगता था। दरअसल शुरुआत में जगत मेहरा उसे साहसिक कार्यों का राजा कहकर पुकारता था। लेकिन जब जीतन तोमर पहली बार स्कूल आया तो वह थोड़ा अंतर्मुखी और मोटा ताजा लड़का था। वह साहसिक कार्यों का राजा उपनाम से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। इसलिए धीरे धीरे साहसिक कार्यों का राजा यानी ली जतिन उसका उपनाम बन गया। हालांकि जतिन ने जगत मेहरा को एक उपनाम भी दिया था। जब वह पहली बार छात्रावास में आया तो काउंसलर उसे बुलाने आया। चूंकि छात्रावास की सदस्यता सूची में नाम अलग अलग लिखे गए थे और जगत मेहरा की लिखावट अपेक्षाकृत बड़ी और भद्दी थी, इसलिए काउंसलर ने उसका नाम जगता मेहरा पढ़ा। इसलिए जतिन ने उन्हें टा मेहरा कहकर पुकारा। बाद में उन्होंने उन्हें सीधे आह तू कहना शुरू कर दिया। हालांकि प्रदीप भाटी हमेशा से जगत मेहरा का अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन जतिन विश्वविद्यालय में उसका सबसे अच्छा दोस्त था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद जतिन के परिवार ने उसे अमेरिका में पढ़ने के लिए भेज दिया। बाद में कहा जाता है कि उसने वहां अपना व्यवसाय शुरू किया और उसमें खूब तरक्की कर रहा था। इसके अलावा जगत मेहरा भी काम में व्यस्त था, इसलिए उनका संपर्क धीरे धीरे कम होता गया। वे केवल कभी कभार ही व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे की तारीफ करते थे। प्रदीप भाटी ने गाड़ी चलाते हुए कहा, वो एक हफ्ते से वापस आ गया है। वापस आने से पहले उसने समूह में कहा था, क्या आपने खबर नहीं पढ़ी? जगत मेहरा दंग रह गया। उसने अपना फोन उठाया और नीचे स्क्रॉल किया। वाकई उनके छात्रावास समूह में खबर थी कि जतिन भरत लौट आया है। उसने यह भी बताया था कि वह आज उनसे मिलने उनके शहर आएगा। प्रदीप भाटी ने भी कहा कि वह जगत मेहरा के साथ उसे लेने आएगा। जगत मेहरा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, चूंकि उसने व्हाट्सएप के अधिकांश ग्रुपों को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर सेट कर रखा था और उसके पास कई ग्रुप थे। इसलिए उसने इस दौरान लगभग हर ग्रुप की खबरें नहीं देखी। इसीलिए उसे अब तक पता नहीं चला था कि जतिन भरत लौट आया है। उसने समूह में कहा कि वह वापस आने के बाद अमेरिका नहीं जाएगा। उनकी कंपनी का क्या हुआ? जगत मेहरा ने उत्सुकता से पूछा। प्रदीप भाटी ने कहा, उसने कहा कि वह अब इसे नहीं कर सकता और इसलिए उसने इसे बेच दिया। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं उससे बाद में मिलने पर पूछूंगा।